नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वंडर ज्ञान प्रो में। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने विश्व मानव के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने नर वानर यानी कि प्राइमेट इंग्लिश में, रामापिथकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, और होमो सेपियंस। होमो सेपियंस यहां तक हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था, इनके बारे में पढ़ लिया था, जिसमें रामापिथेकस वो था जो जंगल से, जैसे नरवानर जंगलों में रहते थे, ये खुले आसमान से नीचे आया। इसने जो था, इसने सबसे पहले लकड़ी के औजार बनाने शुरू किए, लकड़ी और पत्थर के औजार। आग की खोज की, आग की खोज का व्यावसायिक प्रयोग होमो इरेक्टस ने किया। निएंडरथल का कोई ज्यादा उपयोग नहीं माना जाता है, और उसके बाद होमो सेपियंस आया, जो कि वास्तविक मानव, जो वर्तमान का मानव है। दोस्तों, इसके बाद हम भारत के मानव पे आज की हमारी क्लास होने वाली थी। भारतीय मानव, भारत का मानव। दोस्तों, एक बार मैं आपको बात बोल दूं कि वीडियो अच्छी लग रही हो, लाइक जरूर कीजिएगा। हमने अब तक 2 वीडियोस और अपलोड कर दिए हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि भारत में मानव सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका से नर्मदा नदी घाटी के दाहिने तट से होते हुए हथनोर, एक जगह है जबलपुर मध्य प्रदेश में, हथनोर जबलपुर जबलपुर मध्य प्रदेश में आया था। और जब C14 विधि से, C14 एक विधि होती है, कार्बन 14, जिसे आप किसी वस्तु के, जो आपको पुरातात्विक साक्ष्यों में प्राप्त होती है, उसकी आप उम्र की गणना करते हैं। तो C14 विधि से जब इसकी उम्र निकाली गई तो यह 1,84,000 आई थी। तो सबसे पहले हथनोर, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में, और C14 विधि से इसकी जो डेटिंग है थी वो 1,84,000 ईसा पूर्व तय हुई थी। प्रारंभ में यह माना जाने लगा था कि यही मानव है जो सबसे पहला मानव। इसके बाद दोस्तों सन 1994 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में बोरीवली, महाराष्ट्र में मुंबई बोरीवली, यहां से लगभग 12 किलोमीटर दूर, बोरीवली स्टेशन जो है वहां से लगभग 12 किलोमीटर दूर बोरी नामक गांव, जहां पे सिंचाई के उद्देश्य से नलकूप की खुदाई हो रही थी, और अचानक से वहां से मानव कंकाल मिलने लगते हैं, जो कि कद में काफी लंबे लंबे थे। और जब C14 विधि से इनकी उम्र ज्ञात की गई तो यह 18.6 लाख वर्ष पूर्व के मानव थे। 18.6 लाख वर्ष पूर्व मुंबई के बोरीवली स्टेशन से 12 किलोमीटर दूर बोरी नामक गांव में सिंचाई के उद्देश्य से नलकूप की खुदाई हो रही थी, और अचानक से वहां से कंकाल मिलने लगते हैं, जो अपेक्षाकृत लंबे थे, जिनकी कार्बन 14 डेटिंग है 18.6 लाख वर्ष पूर्व।
तो दोस्तों जिसे पहले 1,84,000 माना जा रहा था, बाद की खुदाइयों में हुआ 18.6 लाख वर्ष पूर्व हो गया। और इसे ही मानव का सबसे लेटेस्ट डेट 18.6 लाख वर्ष पूर्व इसे ही माना जाता है कि इसी समय में वह भारत में प्रवेश किया था, मुंबई के रास्ते। दोस्तों आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, वो भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले मानव मुंबई के ही रास्ते भारत में प्रवेश किया था लगभग। तो दोस्तों मुंबई के बोरीवली स्टेशन से 12 किलोमीटर दूर बोरी नामक गांव में सिंचाई के उद्देश्य से नलकूप खोदा जा रहा था, जहां से लंबे लंबे कंकाल मिलने प्रारंभ हो गए, जिनकी कार्बन डेटिंग थी 18.6 लाख वर्ष पूर्व। इससे पहले हथनौर को माना जा रहा था, जहां 1,84,000 वर्ष पूर्व ये कंकाल मिले थे। दोस्तों अब हम सारणी से समझ लेते हैं कि भारत में मानव के जो आने का क्रम था वो क्या था। तो दोस्तों भारत में जो मानव था, सबसे पहला मानव निग्रो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय मानव, काकेशियन मानव। निग्रो, अब आते हैं निग्रो मानव पे। निग्रो शब्द जो है ये निग्रेटो नामक शब्द से बना हुआ है, निग्रेटो, जिसका अर्थ होता है शानदार काला। तो दोस्तों अब आप यह अनुभव तो लगा ही सकते हैं, अनुमान लगा ही सकते हैं कि निग्रो मानव कैसा होता होगा। तो यह मानव बहुत काले होते हैं। यह मानव भारतीय भूभाग में उपस्थित होने वाले पहले मानव थे। ये मानव जंगलों में पेड़ के ऊपर रहते थे, पेड़ों के ऊपर मचान बनाकर। यह मानव जो था यह अफगानिस्तान बलूचिस्तान के रास्ते से होते हुए भारत में आकर बसा हुआ था, पेड़ों के ऊपर मचान बनाकर रहता था। और यह एक शिकारी मानव था, इनका पूरा जीवन शिकार पे था। यह पेड़ों से नीचे तभी उतरता था जब इसे भूख लगती थी, प्यास लगती थी या फिर शौच, भूख प्यास या शौच, भूख लगती थी या प्यास लगती थी या शौच जाना होता था। दोस्तों यह मानव वर्तमान में भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, दादर नागर हवेली में, नागालैंड और कोचीन के कैकोम प्रांत में पाए जाते हैं। कोचीन के कैकोम, कोचीन वर्तमान में ये भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नागर हवेली, नागालैंड, कोचीन के कैकोम प्रांत में पाए जाते हैं। भारत में इनकी कुल संख्या दोस्तों 1167 है, 1167 टोटल संख्या इनकी है 1167। तो दोस्तों इसके बाद है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। तो जो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड मानव था यह फिलिस्तीन के रास्ते भारत प्रवेश किया था। फिलिस्तीन, भारत में यह पहला मानव था जिसने आग की खोज की थी। भारत में यह पहला मानव था जिसने पहिए की खोज की। भारत में यह पहला मानव था जिसने कुम्हार के चाक को विकसित किया था।
भारत में पहला मानव था जिसने सर्वप्रथम लिंग पूजा किया। भारत में यह पहला मानव था जिसने पुनर्जन्म की अवधारणा दी। इसने ही युगल सावधान प्रणाली अपनाई। और भारत में अंडे से सृष्टि के विकास की संभावना इसी मानव ने दी थी। अंडे से सृष्टि के विकास की परिकल्पना। तो दोस्तों ये जो मानव, इसके बहुत ज्यादा कारण है। प्रोटोस्टेरॉइड मानव जो फिलिस्तीन राज्य से भारत में आया था, इसी मानव ने सर्वप्रथम भारतीय भूभाग में आपकी खोज की थी। पहिए का आविष्कार किया। इसी मानव ने कुम्हार की चाक का आविष्कार किया। इसी मानव ने लिंग पूजा, पुनर्जन्म की अवधारणा, युगल सावधान, अंडे सृष्टि और कृषि की भी खोज इसी मानव ने की थी। भारत में सर्वप्रथम कृषि इसी मानव ने किया। तो ये प्रोटोस्टेरॉइड के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। तो दोस्तों इसके बाद है भूमध्य सागरीय मानव। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, तो यह भूमध्य सागर से होते हुए मतलब कि रास्ते से भारत में प्रवेश किया था। तो यह मानव भूमध्य सागर के रास्ते भारत में प्रवेश किया था। दोस्तों यह एक व्यापारी माना था। इसने ही सर्वप्रथम भारत में व्यापार, अदला बदली के, मतलब जो अदला बदली वस्तु विनिमय जिसे हम बोलते हैं, व्यापार, वस्तु विनिमय प्रणाली से, वस्तु विनिमय प्रणाली से व्यापार सर्वप्रथम इसी मानव ने शुरू की थी। इसी मानव ने व्यापार के उद्देश्य से नाव का आविष्कार किया और नदियों पे पुल बनाए। इसी मानव ने सर्वप्रथम भारतीय परिदृश्य में मातृसत्तात्मक व्यवस्था को भी जन्म दिया था। मातृसत्तात्मक यानी महिला प्रधान, मातृसत्तात्मक व्यवस्था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मातृसत्तात्मक व्यवस्था, सबसे पहले व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली से इसी ने शुरू किया था। व्यापार के उद्देश्य से नाव भी इसी ने बनाया था। पुल भी नदियों पे इसी मानव ने बनाए थे। और इस व्यापार के कारण इस भूमध्य सागरीय मानव को द्रविड़ मानव भी कहते हैं। दोस्तों इसके बाद था काकेशियन मानव। तो दोस्तों ये जो काकेशियन मानव है, काकेशस पर्वत पार करके भारत आया था। काकेशस पर्वत जानते हैं वर्तमान में कहाँ पे है? काकेशस पर्वत यहीं पे है। अजरबैजान अर्मेनिया इसी पर्वत, अजरबैजान और अर्मेनिया इन्हीं के भूभागों में काकेशस पर्वत है। तो ये काकेशस पर्वत पार करके काकेशियन मानव भारत में आए हैं। भारत में इनका कोई ज्यादा योगदान नहीं है। बस इनका एक ही योगदान है कि इन्होंने, ये जो मानव है, तो इनका ज्यादा योगदान नहीं है। इनका बस एक ही योगदान है कि इसने भूमध्य सागरीय मानव के तर्ज पे मातृसत्तात्मक व्यवस्था को अपना लिया था।
तो ये हो गया आपका काकेशस मानव कंप्लीट। तो दोस्तों ये हो गया निग्रो, प्रोटोस्टेलाइट, भूमध्य सागरीय मानव और काकेशियन मानव। निग्रो, प्रोटोस्टेलाइट, ये काकेशियन मानव जो था पर्वत पार करके आया था, और ये मातृसत्तात्मक व्यवस्था वो भूमध्य सागरीय मानव के तरह से अपनाया था। ये द्रविड़ मानव थे, भूमध्य सागरीय मानव को द्रविड़ मानव कहते हैं क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम भारत में व्यापार को लाया था। दोस्तों ऋग्वेद में इन्हीं चारों मानव को अनार्य कहा गया है। ये जो चारों मानव हैं इन्हें अनार्य कहा गया है। और अब आता है आर्यों का आगमन। आर्य, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्यों का अर्थ होता है श्रेष्ठ। इनकी जो ग्रंथ है ऋग्वेद, जिनमें इन्हीं मानवों को अनार्य कहा जाता है। इनका एक और अर्थ होता है नर्डिक्स। तो आर्य आए जिन्हें श्रेष्ठ या नर्डिक्स जिनका अर्थ है। और भारतीय भूभाग में जब इन्होंने बसा तो इनकी जो लड़ाई हुई थी, मतलब इनके और इनके बीच में एक युद्ध हुआ है जिन्हें ये आर्य अनार्य युद्ध कहते हैं। जिसमें ये हार गए और आर्य भारत ही इसी भूभाग के बसने लगे। तो दोस्तों ये जो आर्य थे वो इन्हीं के पास बस्ती बना के रहने लगे। अब आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं आर्य अनार्य युद्ध के बारे में। दोस्तों आर्य अनार्य युद्ध, तो दोस्तों ये युद्ध हुआ था, आर्य अनार्यों के बीच में का जो युद्ध हुआ था यह रावी नदी के तट पर हुआ था। तत्कालीन समय में इसे परुषड़ी कहा जाता था। परुषड़ी, आर्य अनार्य युद्ध रावी नदी, जिसे तत्कालीन समय में परुषड़ी नदी कहा जाता था, उसके किनारे हुआ था। इसी युद्ध को दशराग युद्ध भी कहते हैं। इसी युद्ध को दशराग युद्ध भी कहते हैं। इसमें जो अनार्यों के पुरोहित थे ये थे विश्वामित्र। अनार्य के पुरोहित जो थे वो विश्वामित्र थे। और आर्यों के जो पुरोहित थे वो थे वशिष्ठ। दोस्तों इन्हें आप रामायण आदि विश्वामित्र और वशिष्ठ मत समझ लीजिएगा। यहाँ पे आर्यों के जो राजा थे इनका नाम है सुदास। ये थे राजा। तो दशराग युद्ध क्या हुआ? रावी नदी के तट पे, जिसे परफड़ी नदी कहा जाता था, इसमें जो अनार्य थे उनके पुरोहित विश्वामित्र थे और आर्यों के पुरोहित वशिष्ठ ऋषि थे। आर्यों के राजा थे सुदास और इन्हीं के मध्य हुआ था दशराग युद्ध, जिसमें सुदास विजय हुए थे। दोस्तों इसके बाद अनार्य, ऐसा माना जाता है कि ये यहीं के आपस में बस गए, मतलब साथ ही में रहने लगे, और इसके बाद से ही जो ये हम लोग वर्तमान के मानव है, ये इनका धीरे धीरे विकास हुआ था। तो हम लोग ना आर्य है ना अनार्य है, हम लोग इनके सहवास, मतलब जब ये आपस में अंतर जाति विवाह हुआ होगा उसके बाद से मतलब आर्य और अनार्य एक हो गए और भारतीय
ये भारतीय कहलाए। जब ये साथ साथ रहने लगे, इनके मध्य में विवाह संबंध स्थापित होने लगे, तो यह आर्य अनार्य से हटके भारतीय, जैसा कि आज हमें कहा जाता है भारतीय लोग। दोस्तों, हम भारतीय कहलाने लगे। सबसे पहला जो विवाह था आर्य अनार्य विवाह, वह विश्वामित्र के बाद जो अनार्यों के गुरु थे शुक्राचार्य, इनकी बिटिया देवयानी और आर्य के जो राजा थे सुदास, इनके बाद इनके राजा वही ययाति। तो शुक्राचार्य की बेटी देवयानी और ययाति जो सुदास के बाद राजा हुए थे, इन दोनों के मध्य सबसे पहला आर्य अनार्य संबंध बना था। परिणय इन्हीं दोनों का हुआ था, विवाह। और अब इस तरह से आर्य अनार्य खत्म हो गए और जो सभ्यता का विकास हुआ उसे ही भारतीय सभ्यता कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो आर्य थे वो इन्हीं के पास बस्ती बना के रहने लगे। अब आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं आर्य अनार्य युद्ध के बारे में। दोस्तों, आर्य अनार्य युद्ध, तो दोस्तों ये युद्ध हुआ था आर्य अनार्यों के बीच में का जो युद्ध हुआ था, यह रावी नदी के तट पर हुआ था। तत्कालीन समय में इसे परुष्णी कहा जाता था। परुष्णी। आर्य अनार्य युद्ध रावी नदी, जिसे तत्कालीन समय में परुष्णी नदी कहा जाता था, उसके किनारे हुआ था। इसी युद्ध को दशराग युद्ध भी कहते हैं। इसी युद्ध को दशराग युद्ध भी कहते हैं। इसमें जो अनार्यों के पुरोहित थे, ये थे विश्वामित्र। अनार्य के पुरोहित जो थे वो विश्वामित्र थे। और आर्यों के जो पुरोहित थे वो थे वशिष्ठ। दोस्तों, इन्हें आप रामायण आदि विश्वामित्र और वशिष्ठ मत समझ लीजिएगा। यहाँ पे आर्यों के जो राजा थे, इनका नाम है सुदास। ये थे राजा। तो दशराग युद्ध क्या हुआ? रावी नदी के तट पे, जिसे परफड़ी नदी कहा जाता था, इसमें जो अनार्य थे उनके पुरोहित विश्वामित्र थे और आर्यों के पुरोहित वशिष्ठ ऋषि थे। आर्यों के राजा थे सुदास और इन्हीं के मध्य हुआ था दशराग युद्ध, जिसमें सुदास विजय हुए थे। दोस्तों, इसके बाद अनार्य, ऐसा माना जाता है कि ये यहीं पे आपस में बस गए, मतलब साथ ही में रहने लगे। और इसके बाद से ही जो ये हम लोग वर्तमान के मानव है, ये इनका धीरे धीरे विकास हुआ था। तो हम लोग ना आर्य है ना अनार्य है, हम लोग इनके सहवास, मतलब जब ये आपस में अंतर जाति विवाह हुआ होगा, उसके बाद से मतलब आर्य और अनार्य एक हो गए और भारतीय, ये भारतीय कहलाए। जब ये साथ साथ रहने लगे, इनके मध्य में विवाह संबंध स्थापित होने लगे, तो यह आर्य अनार्य से हटके भारतीय, जैसा कि आज हमें कहा जाता है भारतीय लोग। दोस्तों, हम भारतीय कहलाने लगे। सबसे पहला जो विवाह था आर्य अनार्य विवाह, वह विश्वामित्र के बाद जो अनार्यों के गुरु थे शुक्राचार्य,
इनकी बिटिया देवयानी और आर्य के जो राजा थे सुदास, इनसे बाद इनसे राजा हुए ययाति। तो शुक्राचार्य की बेटी देवयानी और ययाति जो सुदास के बाद राजा हुए थे, इन दोनों के मध्य सबसे पहला आर्य अनार्य संबंध बना था। परिणय इन्हीं दोनों का हुआ था, विवाह। और अब इस तरह से आर्य अनार्य खत्म हो गए और जो सभ्यता का विकास हुआ उसे ही भारतीय सभ्यता कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पाषाण काल शुरुआत करेंगे। पाषाण काल नेक्स्ट वीडियो में हम पाषाण काल की शुरुआत करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए हो तो, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए क्योंकि यह बहुत ही डीप मैं बता रहा हूँ आपको। इतना डीप ना तो आपको एसएससी में बताया जाएगा, न ही रेलवे या किसी और भी परीक्षा में। तो ये बहुत ही डीप पढ़ाया जा रहा है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।